केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, मनीलॉजी नहीं बताएगा। आर्थिक आजादी पाने के लिए सिंपल स्टेप्स क्या फॉलो करना चाहिए? आप 100 रुपया कमाते हो तो एक फॉर्मूला यूज करो। सो 30 10 30 30, 15 साल में आप फ्री। महीने के मेरे पास 5,000 रुपए हैं, तो आप मुझे क्या एडवाइस करोगे, मुझे क्या करना चाहिए? अभी मुझे गोल बनाना है। मेरे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अच्छा, कहते हैं पैसे कमाना और पैसे बनाना, लेकिन पैसे बना नहीं पाते। तो ये पैसा आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। पैसा हमारे साथ बिहेव कैसे करता है, पैसा क्या होता है, पैसे का इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि हम लोग आए किसके, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। हम लोग तो ये रेट रेस में फंसने के लिए तो नहीं आए कि रोज सुबह जाओ, काम पे जाओ, 9 बजे निकलो, रात को 9 बजे आओ। तो 15 साल मुझे खाली पैसे के लिए काम करना है। तब कोई व्यक्ति फाइनेंशियल आजादी बना सकता है, उसके क्या रास्ते हैं? राइट। अभी 3 चीजों से ही हमें आजादी चाहिए। एक चाहिए हमें मनी की आजादी, एक चाहिए हमें हेल्थ की आजादी, और तीसरा चाहिए रिश्तों की आजादी। म्यूचुअल फंड सही है? सर सब कुछ सही है। देखो रिस्क कहाँ पे है। स्टार्टिंग से ही एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्यों होना चाहिए? अभी आज हम लोग देखते हैं तो हम लोग वॉरेन बफे को मानते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का गुरु है। तो उसको पूछा गया आपका लाइफ में रिग्रेट क्या है, तो वो बोलते हैं कि मैंने लेट चालू किया। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के यूथ को? सो बोलते हैं ना, आज पसीना बहा लो, नहीं तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। एक व्यक्ति अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियल आजादी वाला व्यक्ति कब कह सकता है? उसके पास क्या हो? सो इसके अंदर आजादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। लोगों का जीवन आज भी है सरमायादारों के बस में। जो गरीब थे और गरीब हुए, जो अमीर थे और अमीर बने। हम लोगों की जिंदगी ईएमआई पे और कर्जों पे, तो क्या तुम्हारी, हमारी, लोगों की और देश की खाक तकदीर बने? शायद ये सुनने में मेरे दोस्तों थोड़ा चुभा होगा, लेकिन आज के जमाने की हकीकत यही है। 30 तारीख तक महीना खत्म होता है, 5 तारीख तक सैलरी आती है, और शायद 6, 7, 8 मैक्सिमम 10 होते होते सारी चीजें फुर। साल दर साल कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। साल बदल गया, साल बढ़ गया, लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहीं पे अटकी हुई है। हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी उम्र ग्रो कर रही है, हमारे बच्चों का उम्र ग्रो कर रहा है, लेकिन हम फाइनेंशियली वहीं के वहीं हैं। क्या वजह है इसके पीछे? क्या कारण है इसके पीछे कि एक छोटी सी बीमारी आती है और उसके बाद हम 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल पीछे चले जाते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है मेरे दोस्तों कि हम आज भी अपने जीवन के अंदर सांप और सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, जब बात आती है फाइनेंस की, जब बात आती है पैसे की? इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दीपक दाबलिया सर, जो 28 सालों से मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं इस धरती पे जिनको ये समझ, ये फाइनेंशियल नॉलेज बहुत पहले, इसकी जो सूझबूझ है भगवान ने बहुत पहले दे दी, सो दैट बहुत सारे लोगों को कम से कम सिखा पाए। 28 सालों से हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी में ये बदलाव लाए। कई सारे बड़े सेमिनार्स, बड़े ट्रेनिंग्स, बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ इन्होंने काम किया। कई लोगों के लाइफ को इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेंज की। बड़ा लकी महसूस करता हूं कि ऐसे लोगों के सानिध्य में और ऐसे लोगों से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और जब मैंने सीखा, जब मैंने जाना, तो मुझे लगा कि इनके साथ जो गुफ्तगू मैंने की, क्यों ना मैं आप तक पहुंचाऊं। एक मिनट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके पूरे परिवार की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे जुड़े हुए उस व्यक्ति की जो पैसे से संबंध रखता है। भाई आज के जमाने में पैसे संबंध किसका नहीं है? पैसे के बिना श्वास भी आप नहीं ले पाओगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पैसे के बिना श्वास भी आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि श्वास लेते हो तब जब बॉडी में खून दौड़ता है, और खून बनता है तब जब बॉडी में खाना जाता है। और खाना बिना पैसे के, भाई आजकल मुझे तो नहीं मिलता, आपको कहीं मिलता होगा तो बताना। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कितना पावरफुल पॉडकास्ट करने वाला हूं आज,
तो परिवार के साथ बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान दीपक सर हैं। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आई एम सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। बहुत खुशी हुई मुझे आपको यहाँ पे पाके, और मुझे रियली में पूरा भरोसा है आज कि आज के जितना एक्साइटिंग ओपनिंग मैंने नहीं दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, और खासतौर पे मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, और बचपन से पैसे के बारे में सुना है, पैसे की कमियों के बारे में सुना है, पैसे ना होने की वजह से क्या दिक्कतें होती है वो सुना है। थोड़े बड़े हुए पैसे कमाना चालू कर दिए तो पैसों के मैनेजमेंट के बारे में सुना है, और थोड़े बड़े हुए तो पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना है। पैसा ही तो है जिंदगी के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये जो सेशन है एजुकेशन है। ये सेशन कम एजुकेशन ज्यादा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, सोशियोलॉजी पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, सारे लॉजी पढ़ लिया, लेकिन एक लॉजी जिसके बिना जिंदगी के सारे लॉजिक सब की कोई लॉजिक नहीं है, वो है फाइनेंस। वो हमें नहीं बताया गया, मनी लॉजी नहीं बताया गया। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत आप अपना परिचय दें, बताएं दर्शकों को क्या किया आपने कि आज आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक फाइनेंशियल आजादी वाला कोच, एक वेल्थ कोच की तरह मशहूर हुए। कैसे शुरू हुई थी कहानी, क्या रही आपकी स्टोरी? आपने जैसे बात किया कि आपने गरीबी से स्टार्ट किया या आपने हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया, और मेरा भी ऐसा ही जर्नी था। 10 बाय 10 के रूम में मेरा बर्थ हुआ, जहाँ पे एक 10 बाय 10 के रूम में 9 लोग रहते थे, और 9 लोग वहां पे 1 फीट पर पर्सन, और बीच में वो जो थोड़े इंच का गैप था उसमें मतलब वो गैप, तो दूसरे का पाँव भी हमारे पे आ जाता था। ऐसे स्टार्ट किया, और वहां से, और बाथरूम भी जो है वो चॉल सिस्टम में, आपको पता ही है, चॉल सिस्टम। तो उधर बाहर ही जाना है। तो जैसे कहा जाता है कि अभाव से प्रभाव पड़ता है, तो ये जो अभाव में जिंदगी चालू हुई तो पैसे का मतलब समझा। और मेरे फादर जो जयंती भाई नाम है उनका, तो उनको मैं मेहनत करते हुए देखा, तो और इतना सारा, क्योंकि उनके अंदर जो एक क्वालिटी थी वो हार्डवर्क की थी, जो आज भी मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है, कि उन्होंने बहुत सारी मेहनत की कि एक फैमिली को अपब्रिंग करने के लिए, ऊपर लाने के लिए। अभी 10 बाय 10 से उसके बाद में हम लोग आए, और उसके बाद हम लोग ने मेरे छोटे भाई का बर्थ हुआ, तो हम लोग 1 BHK में गए, वहाँ पे 1 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में पापा ने वहाँ पे घर लिया। तो वहाँ से ऐसी जर्नी चालू हुई। और मैं आपको बताऊं कि भाई मेरा जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर रहा था कि मैंने बीकॉम किया, और लेकिन पापा ने LLB किया, बहुत सारी डिग्री ली, तो उनको ऐसा था कि मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, लेकिन बचपन से मुझे पढ़ाई में कोई रस नहीं था, मुझे कोई रुचि नहीं था। अच्छा। और SSC जब भी 10th आया, और मैं बात कर रहा हूँ 85 की, जब भी 10th आया तो फादर भी डरे हुए थे, और मैं बिंदास था कि मुझे पता था मैं पास नहीं होने वाला हूँ। तो वहाँ पे वही घर में एक चर्चा चल रहा था कि भाई मैंने इतना पढ़ाई किया है, एटलीस्ट आप पास तो हो जाओ। हमें आजू बाजू में ये तो ना कहना पड़े कि बेटा 10th में फेल हुआ, और 85 में 10th का रिजल्ट बहुत मायने रखते थे, बहुत ज्यादा। हाँ, 10वीं का जो होता था, और उसके ऊपर तो बाद में मूवी भी बनी है 10वीं करके, आपने अभिषेक बच्चन वाली, राइट। जो है, तो ये माहौल तभी था। तो उन्होंने और मैंने देखा, जब ये मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे पास भी हो जाओ, तो उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे, और तभी मुझे बहुत चुभ गया कि भाई मेरे वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे। तो तभी मैंने एक डिसीजन लिया कि अब आगे भी जो आंसू आएंगे तो वो ये दुख के आंसू नहीं होंगे, वो खुशी के आंसू होंगे। सुपर। तो मैं काम ऐसा करूंगा कि उनको प्राउड फील होगा कि मैंने कुछ किया, और वो हैप्पी रहेंगे मेरे से। सो मैंने किसी और से नहीं, मैंने अपने से वादा किया। क्या बात कि मैं ऐसा जिंदगी को लीड करने वाला हूँ, और शायद वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि उसकी आंखों में आंसू देखना। और उसके बाद उन्होंने खाली इतना ही बोला था पास हो जाना, तो मुझे 10th में पास क्लास आया, मुझे 12th में पास क्लास आया, और मुझे बीकॉम में पास क्लास आया। सो मुझे 80 कभी नहीं आया, मैं कभी फेल नहीं। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू नो। लोग ये कहते हैं फर्स्ट क्लास आया,
सेकंड क्लास आया, ये पास क्लास को मतलब 10th में पास हुए, 12th में पास हुए, ये पास क्लास, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ बाय द वे। हाँ, जो 35 मार्क होता है वाह, जो 35 के 40 के बीच में आते हैं उसको पास क्लास, उसको पास क्लास कहते हैं। मतलब उसको पास कर दिया। मैं ये मान सकता हूँ सर, जो इतने पॉजिटिव होते हैं ना, लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली उनके ऊपर इतना प्रसन्न हो ही जाती है। प्लीज कंटिन्यू। राइट। सो लक्ष्मी जी के ऊपर तो बहुत अच्छी बातें करेंगे हम लोग। तो वहां से ये जर्नी चालू हुआ। और दूसरा, डैडी ने एक अच्छा किया कि जब भी वेकेशंस होते थे, 10th का वेकेशन हुआ तो जनरली 85 में तो कोई नेटफ्लिक्स नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, और दूरदर्शन था। सो मेरा तो जन्म हुआ दूरदर्शन में, राइट। हाँ। सो दूरदर्शन में मतलब दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं होते थे तो टीवी ऐसा था। तो वहां पे MTNL होना भी आपके लिए, या आपके पास टीवी होना भी एक आपके लिए एक लग्जरी था, या आप पैसे वाले माने जाते थे कि भाई आपके पास टीवी है, और कलर टीवी। और पहले तो अभी के बच्चे लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है वो समझना भी कि हम लोग जो है भाड़े पे 85 में वो VCR जैसा आता था। हाँ, वो VCR, और उसमें कैसेट लगते थे। सो हम लोग कैसेट, इतने मोटे कैसेट अंदर डालते थे, और वो भी हम लोग भाड़े पे लाते थे। अच्छा। तो पूरा रात जो है, पूरा रात का कुछ रेंट होता था, वो भाड़े पे लाते थे, और 4 मूवी हम लोग लेके आते थे। तो अब मुझे आज भी याद है कि भाई वो हीरो मूवी जो है वो रिलीज हुआ था, जैकी श्रॉफ वाला, तो हम लोग ने देखा था। वैसे करके हम लोग ने 4 मूवी पूरा रात का एक प्रोग्राम मस्त बनाते थे। हाँ, और वहां पे वो पॉपकॉर्न खाना, और मस्त पार्टी करना ऐसा, और रात भर मूवी देखना। तो ऐसे दिन हम लोग ने देखे कि भाई वहां पे ऐसा जमाना था कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुआ था। और बाद में जब भी मेरा BCom हुआ, और उसके बाद में तो मैं इक्विटी मार्केट में आया, जो स्टॉक मार्केट में। और 92 जो हुआ, तो 92 में हर्षद भाई का भी वहां पे बोलबाला था। स्कैम मूवी प्रोबेबली 92 के हिसाब से ही फेमस हुआ। सो वहां पे वो हुआ, और वहां पे बहुत अच्छा पैसा कमाना चालू हुआ। क्योंकि 85 में जो मैंने जॉब करना चालू किया, तो मैं वहां से मेरा एक फिलोसॉफी या वैल्यू बना था। और मेरा वैल्यू क्या था कि मैं काम ऐसा करता था कि जो सेठ लोग होते थे उसको मैं जब भी नहीं जाऊं ना, या मैं नहीं हूं वहां पे, तो कुछ उसको कमी महसूस होती थी। तो वो बोले इररिप्लेसेबल, बोला दीपक नहीं आया, दीपक किधर है। तो मैं ऐसा काम करता था। तो इसको आपने अपनी लाइफ का एक फॉर्मूला सा बना लिया। हाँ जी, कि भाई मैं जहां पे जाऊं वहां पे इररिप्लेसेबल रहूं, मतलब हाँ, इररिप्लेसेबल रहूं। मेरा कोई सब्स्टिट्यूट, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था। हाँ। लेकिन देखो, काम करना ही है 100%। तो जो दिल से काम करेंगे हम लोग। सो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, काम ऐसा करो कि तेरा नाम हो जाए, और वही नाम से तेरा काम हो जाए। सीधी बात है। मतलब हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, बट आप अगर अपने माइंडसेट में ये साइकोलॉजी में डाल के रखे हो कि भाई मैं रिप्लेस नहीं हो सकता। हाँ, मैं जो भी करूंगा, मैं जो भी मैं करूंगा तो मैं दिल से करूंगा। कम से कम उस बात के लिए आप 100% ना कमिटेड रहते हो, आप मेहनत करते हो, और डेफिनेटली जो है आप कोशिश करते हो कि आप अपने आप को अपग्रेड करो। परफेक्टली राइट। सो वहां से वो एक माइंडसेट चालू था वहां से। तो जितने भी जॉब में गया, बाद में मैं HYT ट्रेडर्स करके जो है नागदेवी में पिलो ब्लॉक का कंपनी था, हुसैन यूसुफ ताहिर करके, तो वहां पे मैंने जॉब किया। तो वहां पे मेरा हमाली का काम था। हमाली मतलब वो पिलो ब्लॉक्स को लेके जाना, पीछे बैग रहता था। अच्छा। और दूसरे जगह पे डिलीवर करना, तो सब काम करता था। उधर झाड़ू निकालना, चाय बोलना, सब एवरीथिंग। तो वो सारा काम किया मैंने। सो वहां से एक पता चला कि भाई पैसा, एक एक पैसे का कीमत क्या होता है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। कभी भी ऑटो नहीं करता था मैं पैसा बचाता था। क्योंकि पहले से मेरा फिलोसॉफी ये था, जो आज मेरी किताबों में लिखी हुई है, कि पैसा एक ही लैंग्वेज बोलता है, कि आज आप मुझे बचाओगे तो कल मैं आपको बचाऊंगा। सो ये जर्नी जो यहाँ पे धीरे धीरे आया, क्योंकि मुझे तभी तो नहीं पता था कि मैं मनी के एरिया में आके कुछ काम करने वाला हूँ। तो वहां से ये फिलॉसफी बनता गया। बाद में ऊपर वाले ने भी ये चाहा, तो मैं इक्विटी मार्केट में आया। मैं रिंग में जाना चालू किया 92 में। तो वो फिलॉसफी साथ में या वैल्यूज साथ में चल रही थी। तो वहां पे रिंग मतलब वो जो मूवी में जो जैसे स्कैम मूवी में बताया गया है, पूरा 92 वाले स्कैम मूवी में ट्रेडिंग, तो जैसे ब्लू शर्ट जो है, वो ब्लू शर्ट पहन के हम लोग जाते थे। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे हमारा नंबर लिखा होता था 531/2,
मतलब उसका मन अभी भी याद है मुझे। अरे सो हाँ 92 की बात है। तो वो क्या होता था कि भाई आपका 531 मतलब ब्रोकर का नंबर है, जो एक वहाँ पे लाइसेंस नंबर होता है। तो ब्रोकर का नलिन वी शाह जो हमारे बॉस थे, ओके तो वो वहाँ पे मैं काम करता था। तो उन्होंने मुझे वहाँ से खाली 7 लोग जा सकते थे, तो 7 लोगों में मुझे चुना गया कि भाई एक आप रहोगे जो हमारे बिहाफ में ट्रांजेक्शन करोगे, कि वहाँ पे मैन्युअली, अभी तो सब कुछ कंप्यूटर पे होता है, वहाँ पे मैन्युअली होता था। मैन्युअली 100 करना। रिलायंस दिया, 100 रिलायंस दिया लिया, और वहाँ पे हमें लिखते थे, बाद में आके कंप्यूटर में फिट करते थे, वो सारा चीज होता था। और 93 में एक ऐसा टाइम आया कि मैं बैंकरप्ट हो गया। और 93 में 93 में ओके तभी मैं 23 साल का था। ओके और एक ट्रांजेक्शन हम लोग ने ऐसा किया कि जहाँ पे वो सामने वाले ने बोला कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ये ट्रांजेक्शन मैंने नहीं किया है। क्योंकि तभी क्या होता था कि आप एक फेज में एवरीथिंग इज ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट पे भरोसे होता पे था। है। तो उन्होंने डिनाई कर दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आ गया। बाद में हमारे जो सर थे उसके साथ कुछ बातें हुई, और उन्होंने ठीक है आप धीरे धीरे करके पे कर देना। तो ये 3-4 साल में हम लोग ने पूरा बहुत मेहनत किया और उसको पे कर दिया। तो बाद में और एक सेटबैक आया। हम लोग स्नैक एंड लेडर का जो बात करते थे, जी हाँ, तो ऐसे बीच बीच में ये सारे आते रहते हैं जिसको हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। सो अनप्लेजेंट इवेंट्स होते हैं, तो ये अनप्लेजेंट इवेंट आया, और वापिस जो है वो हम लोग जहाँ पे जाते थे 2% ब्रोकरेज चार्ज करते थे, तो वो वही सिचुएशन जो आप मेन काम कर रहे हो वही बंद हो गया। तो अभी आया कि भाई अभी वहां पे आपको फिजिकली जाना नहीं है, बोल्ट पे ट्रांजेक्शन होगा। अच्छा हाँ, तो वो बोल्ट पे, तो वहां पे वापस क्वेश्चन आया अभी क्या करने का, क्योंकि वहां पे तो मैं इरिलेवेंट हो गया। आप इरेलेवेंट हो गए, जो आपकी आपकी एक्सपर्टाइज बन चुकी थी वो काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया तो रातों रात। यू आर आउट ऑफ द गेम नाउ। यस। ओह सो अभी, और मुझे ट्रेडिंग जमता नहीं था। ट्रेडिंग का मतलब वहां पे हजारों लोग ट्रेडिंग करते थे, जो भी रिंग से निकले उन्होंने ट्रेडिंग चालू कर दिया। सो मेरा बाद में मुझे पता चला, जब भी मैंने टी हार्वेकर का बुक पढ़ा, मिलियनर माइंड करके, सो वहां पे मुझे पता चला कि मेरा स्क्रिप्ट था कि मैं पहले से ही ऐसा सोचता था मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, और मैं जब भी ट्रेडिंग करता था मुझे नुकसान होता ही था। तो ये मेरा पहले से स्क्रिप्ट बना हुआ था, तो वो स्क्रिप्ट से ही मैं ऑपरेट करता था। तो ये सारी बातें समझ में आई। तो फादर ने कहा कि भाई ऑलरेडी हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसी है, मैं आपके ही नाम से पार्ट टाइम करता हूँ। 1988 से, जब भी मैं 18 साल का हुआ तभी लाइसेंस मेरे नाम से लिया था। अच्छा तो आप ये बिजनेस में आ जाओ। सो मैं बोला अभी कुछ चॉइस तो है नहीं, तो जो कुछ नहीं करते थे तो तभी लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट बनते थे। तो मैं वहां पे एजेंट बना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं था वहां पे। और मैं डैडी को देख रहा था कि वो पार्ट टाइम में भी काफी अच्छा कर रहे थे। तभी 10,000 रुपीज वो मंथली कमाते थे। तो मैं बोला 10,000 तो मेरा सिक्योर ही है, मैं भी मेहनत करूंगा तो महीने का आराम से 10,000 कमाऊंगा। लेकिन शेयर बाजार की जो सोच थी, बड़ी सोच थी, वो मुझे काम आई। और वहां पे क्या हुआ, तो मुझे एक मेंटर भी मिल गए, हर्षा कोठारी करके, और उन्होंने मुझे बड़ा सोचने का सिखाया कि बड़ा कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। काफी सेमिनार्स मैंने अटेंड किए, और तब से मेरा एक्चुअल पढ़ाई चालू हुआ, जो मैं स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ा नहीं था। वाह अभी आप देखोगे तो मेरे पास 400-500 किताबें रहेगी, ओके और इतने सेमिनार्स किए हैं, जो आज आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई करने जाएगा और जो खर्चा होता है उसका, अच्छा हाँ, तो उतना मैंने खर्चा कर दिया होगा। अब मजे वाली बात क्या है मालूम है दीपक सर, ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में सिर्फ पास किया था। अपने जीवन के अंदर आप कितने सफल हैं तो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे उस बात पे। अब भाई अगर आप फाइनेंशियल आजादी लोगों को सिखाते तो कम से कम फाइनेंशियल आजादी के स्वाद को आप चख रहे हैं, तो ही आप कर पाते हैं। लेकिन जितने भी लोग यहां पे हैं, समझने वाली बात आप सबके लिए ये है दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जितना खर्चा नहीं होता पढ़ाई का, उससे ज्यादा खर्चा जिंदगी के उस ज्ञान को अर्जित करने में इन्होंने किया जो व्यवहारिक जीवन में आज के आपके हमारे समय में, जो आज के करंट जनरेशन को समझने में शायद बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किताबी ज्ञान लिखने वाले ने 20-25 साल पहले लिखी, और 20-25 साल पहले जब वो लिखी है तो उसने कब पढ़ा होगा, उसने कब सोचा होगा? True. शायद
आज आप इस आजादी के बारे में, इस फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आप बात इसीलिए इतना खुल के कर पा रहे हैं सर, क्योंकि बहुत कम उम्र के अंदर आपको ये समझ में आ गया था। मैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सिखा रहा हूं मेरे दोस्तों आपको। मेरे किसी गुरु ने बताया था कि जो शिक्षा की जरूरत है, अगर वो शिक्षा आपको मिल जाए, क्योंकि शिक्षा वो दूध है जो बिल्ली के बच्चे को दे देना तो भी शेरनी बन जाती है वो, अगर राइट वे में दी जाए तो। सही है। जिस चीज की जरूरत हो, जिस समय पे जरूरत हो और जैसी जरूरत हो, सही है, अगर वो मिल जाए तो सही है। सो वहां से ये जर्नी चालू हुआ, और जैसे ही मैंने ये पढ़ाई चालू की, क्योंकि हर्षा कोठारी ने, मुझे याद है कि मेरे पास आए और उस टाइम पे मुझे बोला 700 रुपया दो। तो मैं बोला 700 रुपया किसके लिए? तो कि कल एक प्रोग्राम है। 95 की बात है ये? या 95 में 700 रुपया एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग करके। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। सो वो बुक के ऊपर हमारे मुरली मेहता सर थे। अच्छा। हाँ, या तभी उन्होंने ये प्रोग्राम को लीड किया था। और ये प्रोग्राम ने, जो पापा 1 साल में काम करते थे, तो मैं वो प्रोग्राम के दूसरे दिन मार्केट में गया, किसी क्लाइंट को मिलना था। अच्छा। जो 1 साल में करते थे, मैंने 1 दिन में कर दिया। और क्या किया आपने? उनमें जो बताया था कि भाई आप 5 गुना सोचो। अच्छा। सो आप जो भी सोच रहे हो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करो। एग्जैक्टली। सो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई 5 कर दो, अपने गोल को। यस। हाँ, तो मेरे पापा पूरे साल में जो 1 करोड़ का वहां पे जब भी बिजनेस करते थे, जो पॉलिसीज जो होती थी उनकी, 2 लाख की किसी की पॉलिसी ली, 5 लाख की ली, 10 लाख की ली, तो वैसे करके तो 1 करोड़ की। तो मैं जिस क्लाइंट को मिलने जाने वाला था, वो बहुत बड़े क्लाइंट थे, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं उनको 5 लाख 10 लाख की बात कुछ करूंगा। लेकिन ये जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 5 आया, तो मैंने सीधा करोड़ का प्रपोजल बना दिया कि मैं अभी उसको 25 या 5-10 लाख नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट उसको 1 करोड़ बताता हूँ। 1 करोड़ सीधा? डायरेक्ट 1 और करोड़। पहला मीटिंग था। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, सो और प्रेजेंटेशन भी मैंने बहुत अच्छा बनाया था। और हम लोग नीड एनालिसिस करते हैं, तो उसके नीड एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि मैं फाइनेंशियल डॉक्टर के माफिक में तभी भी काम कर रहा था मस्त। क्या बात है। सो तो तभी वही पीरियड में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ संतोष सर से, संतोष नायर सर से। रिनाउंड ट्रेनर। हाँ, रिनाउंड, और मेरे आज भी गुरु है, और बहुत कुछ मैं उनसे सीखता हूँ। तो उन्होंने तभी मुझे कॉन्सेप्ट सिखाया था स्पेंको के बारे में, स्पेंको सेलिंग। तो आप सस्पेक्टिंग करो क्लाइंट को मिलने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग करो क्लाइंट को मिलने से पहले, कौन डिसीजन मेकर है वो आप जानो। तो ये सारा चीज मैंने सीखा था। तो मैंने प्रेजेंटेशन किया, तो सामने जो थे किरीट भाई करके, उनको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने इमीडिएट बोला कितने का चेक देना है? तो मैं बोला इतने का देना है। तो अकाउंटेंट को बुलाया और बोला कि भाई सुनील, इसको ये अमाउंट दे दो। सर 95 में 1 करोड़ का चेक। हाँ, आपकी पहली 1 करोड़ का पॉलिसी था। 1 करोड़ की पॉलिसी। 1 करोड़ की पॉलिसी मतलब उस टाइम पे कोई हलवा नहीं है, बहुत जो पापा पूरे साल में करते थे। और वो भी डाउट था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं पूरे साल में। तो मैं बाहर उनके कैबिन से, जैसे कैबिन से मैं बाहर निकला, और बाहर निकल के तो मैं रोया। मैं बोला हाँ, अच्छा एजुकेशन से ये हो सकता है। एग्जैक्टली। कि आप एजुकेशन मतलब आपका ये हो गया कि भाई जो है कोई कृष्ण है, अर्जुन को पढ़ा रहा है, तो मुझे तो अभी कृष्ण लाइफ में चाहिए, तो मैं जाऊंगा। और उसके बाद में सर एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने अटेंड नहीं किया। मेरे आंखों के सामने कुछ आया तो मैं बाली भी गया। एक बार दूसरे मेरे मेंटोर है डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने मुझे 2009 में उनका एक प्रोग्राम था ट्रेन द ट्रेनर, और मुझे कोई ट्रेनर बेनर बनने का कोई ये नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ 1.25 लाख का फी था तभी 2009 में। तो मैं बोला 1.25 लाख में क्या सिखाएंगे? तो बोला माइंड पावर के बारे में सिखाएंगे, और आप सिखाओगे लोगों को कि भाई माइंड पावर क्या होता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस क्या होता है, और उससे क्या मैजिक होते हैं। क्या बात है। हाँ, तो मैं बोला चलो सीखते हैं। क्योंकि तभी तो वो इन्वेस्टमेंट, जैसे आज आप कोई शेयर्स लेते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, रियल एस्टेट में, वो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद डबल हो रहा है। यहाँ तो 700 रुपया डाल के पूरे साल का इनकम आ रहा है। तो ये तो मजे की बात है। तो मैं 1.25 लाख डालूंगा तो कितना आएगा? तो वो वहां से तो अढ़िया सर ने मुझे ये बताया कि दीपक एक एंथनी रॉबिन्स करके। मैं बोला ये कौन है? तो बोला ये टॉनी रॉबिन्स है, सब गुरुओं का गुरु है। तो महागुरु जितने भी ट्रेनर्स है उसका है।
और तभी एक आरफिन खान करके उनके आरफिन फ्रेंड्स खान हैं, करके मुंबई से। हाँ मुंबई से, तो वो भी हम लोग एक कैफे में मिले थे। तो आरफिन सर ने अढ़िया सर बात कर रहे थे और अढ़िया सर ने बोला मेरे पास एक टिकट है डेट विद डेस्टिनी का, और वो ये डेट विद डेस्टिनी जो है 6 दिन का प्रोग्राम है और एंथनी रॉबिन्स का सिग्नेचर प्रोग्राम है। तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास टिकट तो मैं नहीं जा रहा हूँ, आरफिन को बता रहे हैं, आरफिन सर को। तो मैं बोला अच्छा तो क्या? तो बोला कोई कंपनी नहीं, मैं जाके क्या करूं? तो मैं बोला मैं कंपनी देता हूं, मैं बाजू में बैठा था। तो बोला दीपक 6 लाख रुपया खर्चा होगा। बोला करते हैं ना खर्चा। एक बात कब की है ये 2009-10। माय गुडनेस, वेरी नाइस। तो ये 2009 में मैंने वो इन्वेस्ट किया, और वो इन्वेस्ट करने के बाद और वो मैं बाली गए हम लोग, और वो बाली में जाके वो उनको अटेंड करना, 1000 लोग करीबन बैठे थे, 52 अलग अलग कंट्रीज से लोग आए थे वहां पे, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। और मैं वो मैजिक देख के वहां पे जो एक जो मीन्स उसका जो प्रेजेंटेशन, उसका जो स्टाइल, मैं बोला ऐसा भी होता है करके। और उसके बाद में नो लुकिंग बैक, और उसके बाद में जो है कि काफी कुछ सीखा और यहाँ तक पहुंचे। और नायर सर ने काफी इन्फ्लुएंस किया, अढ़िया सर ने काफी इन्फ्लुएंस किया, स्नेह देसाई सर ने काफी इन्फ्लुएंस किया। तो दत्तात्रेय भगवान की माफिक जो भी मुझे अलग 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 गुरु मिलते गए, तो मैं उससे सीखता गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हम्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आई यहाँ तक की जर्नी में, जो थियोरेटिकल एजुकेशन था उसके अंदर तो चलिए ठीक है, आपने पासिंग मार्क्स अपने जीवन में आप लेके आए, लेकिन डिग्री ले ली, डिग्री ले लिया आपने, हाँ बीकॉम हो गया। और बीकॉम कंप्लीट कर दिया आपने। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि शिक्षा जरूरी नहीं है सफल बनने के लिए, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा आपका समय बचाता है, शिक्षा आपका विचार ओपन करता है, शिक्षा आपको रास्ता खोलता है। कहते हैं कि पूरी जिंदगी अगर तुम गलतियां करके ही सीखोगे तो बड़ा नहीं कर पाओगे। वो लोग जो गलतियां करके बड़ा कर चुके हैं, जो सीख चुके हैं अपने जीवन में कि सफल कैसे बनना है, अगर उनके साथ बैठो आप तो बहुत सारी चीजें जल्दी सीख जाओगे और गलतियां शायद ज्यादा ना करना पड़े आपको, और आप बहुत स्मार्टली उन चीजों को आप कर चुके हो। मतलब 2009-10 में खर्चा करना लाइक 6 लाख रुपए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के, राइट? वो भी वो ट्रेनिंग समझ में आएगा नहीं आएगा, वो क्या है समझ में नहीं आएगा। टोनी रोबिन एक तो अमेरिका का, उसका नो लैंग्वेज भी, ऐसे बहुत सारे बैरियर, मेंटल बैरियर आए होंगे, लेकिन सारी चीजें दरखास्त करते हुए नहीं, वहां तक ऐसा नहीं हुआ था। मुझे याद है नायर सर ने मुझे एक कैसेट दिया था जिग जिगलर का। अच्छा। और तभी वो मेरे कोचिंग, हम लोग कोचिंग प्रोग्राम में थे। ओके। तो मैं मुझे कोचिंग सर दे रहे थे, और उन्होंने जिग जिगलर का सीडी दिया, सी यू एट द टॉप, और वो उसका मुझे प्रेजेंटेशन उनको देना था। और जैसे उन्होंने कैसेट दिया, और वो कैसेट मैंने वापस किया, जैसे ही दिया मैंने वापस किया, मैं बोला एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है नायर सर। तो 96-97 की बात होगी। तो नायर सर ने बोला कुछ नहीं, तेरे को मेरे से कोचिंग चाहिए तो तू डे बोल कि कौन से डे को तू ये मुझे प्रेजेंट करने वाला है, उसमें क्या बोला है। ओह माय गुडनेस। हाँ, तो वो दिन से सिलसिला चालू हुआ, और बाद में मैं सुना 1 बार 2 बार 3 बार, किसी का हेल्प लिया, मैं समझा कि जिग जिगलर साहब, और जिग जिगलर का आप स्पीच देखोगे तो उसका जो स्पीड है तो वो समझना काफी चैलेंजिंग है, टू हाई। तो उसके बाद में ब्रायन ट्रेसी हो गए, उसके बाद में रोबिन शर्मा हो गए, बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे उसके सीडीज जहां पे मैं जाके सुनता था। तो मुझे 100% तो समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे समझ में 80% तो मैं समझ रहा था कि भाई टोनी साहब क्या बोल रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती थी, भावनाएं समझ में आ जाती थी। भाषा की अलग बात है, भावनाएं समझ में आ जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा सर, एक ऐसी भाषा, पैसे की भाषा। शायद मैं इस टॉपिक पे इसलिए जानना, आपको लेके आने से पहले मैं इसलिए आपका परिचय करवाना चाह रहा था, आपकी कहानी आपकी जुबानी में लोगों को सुनाना चाह रहा था, सो दैट कम से कम लोगों को ये समझ में आए हमारे कि भैया जिस टॉपिक पे व्यक्ति बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाप दादा ने सारी चीजें रख दी थी और गए हमने दस्तावेज करवा लिया उसके ऊपर। 1-1 रुपए 2-2 रुपए से लेके 6-6 लाख रुपए फीस तक पे करने तक सारी चीजें हमने बहुत ध्यान से देखा है। नाउ सवाल बहुत सिंपल है सर मेरा, लोग पैसे कमाते हैं, कहते हैं पैसे कमाना और पैसे बनाना
जिंदगी भर इंसान पैसे कमाता है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाता है। लोग पैसे कमाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, चलते हैं, लेकिन पैसे बना नहीं पाते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। क्या वजह है इसके पीछे? हम लोग ही वजह है। एक सबसे पहला तो ऐसा है, देखो आज हम लोग लाइफ साइकिल को देखते हैं। ओके। सो आज कोई है, समझो आज मैं ही हूँ, दीपक दाबलिया है, तो और मुझे पैसे का जैसे आपने एक चीज बोला कि हम लोग ने केमिस्ट्री भी सीखा, बायोलॉजी भी सीखा और ये सारे मैथमेटिक्स भी सीखा, और उसके टीचर भी आपको याद हो गए। करेक्ट। कि भाई मेरे बायोलॉजी टीचर कौन थे, 100% मैथमेटिक्स में कौन थे, सब याद है। लेकिन आपके जो है मनी के कौन टीचर थे? जब था ही नहीं तो कोई था ही नहीं। तो तो हमें पैसा समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। तो ये पैसा आज तक लोगों को समझ में नहीं आया, वो मुझे समझ में आ गया कि पैसा जो है, पैसा हमारे साथ बिहेव कैसे करता है, पैसा क्या होता है, पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, मनी इज लाइक अ फायर। पैसा जो है ना आग है, उसको संभालोगे नहीं तो जला देगा। अच्छा। और संभाल लिया तो ये अच्छा सर्वेंट बन के रहेगा। तो ये बहुत समझना जरूरी है। तो आपने जो क्वेश्चन छेड़ा है, तो उसका मतलब क्या है? तो हेल्पेज इंडिया का एक सर्वे बोलता है कि आज समझो आपने 25 साल में पढ़ाई खत्म करके कमाना चालू किया, तो लोग कहां तक कमाते? 60 तक कमाते। तो ये 35 साल का एक फेज होता है जिसको हम लोग अर्निंग फेज बोलते हैं। 0 to 25 कौन सा फेज था? लर्निंग फेज था, कि जहां पे मैंने लर्न किया, एक्वायर किया, मैंने डिग्रीज को एक्वायर किया, और उसके बाद में 25 से मैं काम पे लग गया और 60 तक मुझे काम करना है। अभी 25 से 60 में मुझे सारे सपने पूरे करने हैं। 0 to 25 तो मुझे पैसे का कोई टेंशन ही नहीं था। सही है, क्योंकि बापू फंडिंग कर रहा था। हाँ, लेकिन 25 to 60 में अभी मुझे बाइक लेना है, उसके अंदर मुझे अभी आईफोन भी लेना है, उसके अंदर मुझे घर भी लेना है, उसके अंदर मुझे टूर पे भी जाना है, उसके अंदर मुझे विदेश भी जाना है। और ये सारी जो चीज है, एक गाड़ी लिया तो बाद में अभी दूसरा मुझे गाड़ी बढ़ा लेना है, अभी वो लिया तो मुझे तीसरा गाड़ी लेना है। तो ये जो सिलसिला जो है, ये सिलसिला लोगों को एक ट्रैप में डाल देता है और लोगों को एक बीमारी लग जाती है जिसको मैं बोलता हूँ उधारी की बीमारी। उधारी की बीमारी। तो ये उधारी की बीमारी से लोग निकलते ही नहीं है। अभी मैं समझो उधारी की बीमारी से निकल नहीं रहा हूं और मैं प्रेशर में हूं। आज जो आपने यूज किया वर्ड के भाई 5 तारीख को सैलरी आया, 10 तारीख को तो ठन ठन कुछ भी है ही नहीं अकाउंट में। अभी जब भी माइंड मेरा आज उस पे ही फोकस है कि मैं किस तरीके से मार्केट से पैसा लेके आऊं, किस तरीके से मैं मेरे EMI जो है मैं चुकाऊं। अभी इसमें मैं पीसफुल रहना बहुत ही डिफिकल्ट है आज, क्योंकि हम लोग आए किसके? लाइफ को एंजॉय करने के लिए। हम लोग तो ये रेट रेस में फंसने के लिए तो नहीं आए कि रोज सुबह जाओ, काम पे जाओ, 9 बजे निकलो, रात को 9 बजे आओ, बाद में आप पुष्पा देखो या आप जो भी कोई सीरियल देखो, तो अनुपमा देखो, हाँ मुझे वाइफ देखती है तो हाँ, अनुपमा देखो और बाद में सो जाओ। तो और दूसरे दिन वही करो। उसके लिए थोड़ी आए सर हम लोग। पैसे की आजादी बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें कितना बलिदान देना है। इट्स नॉट बलिदान ऑल्सो, इट्स अ साइंस। तो 15 साल मुझे खाली पैसे के लिए काम करना है। तो 15 साल, खाली 15 साल। तो आपने जो बोला मनी, मेन एट वर्क एंड मनी एट वर्क, तो ये मनी एट वर्क कभी नहीं हो रहा है। तो हेल्पेज इंडिया का सर्वे क्या बोलता है? जो आज पॉपुलेशन लोग है इंडिया का, 5% लोग जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ओनली 5%। और बाकी के लोग क्या है? तो 5% जो है वो देना बैंक है। देना बैंक क्या होता है? देने वाला। अच्छा। और बाकी के लेना बैंक है। अच्छा। सो वो लेने वाला, तो वो बच्चों से मांग रहा है या चैरिटी पे डिपेंडेंट है या खुद काम कर रहा है 60 के बाद भी। तो अभी उसको क्या है? तो हमें कभी भी किसी से लेना नहीं है, हमें ऑलवेज देना है। तो हमें जो है मनी का जो है सरप्लस इकोनॉमी में जाना है, डेफिशिट इकोनॉमी में नहीं जाना है कभी। तो ये साइंस मैंने समझ लिया कि हाउ मनी वर्क फॉर मी। तो अभी क्या हो गया, आज तो मैं, इसलिए मैंने एक नया टर्म को कॉइन किया है, आपके शायद गूगल में भी नहीं मिलेगा आपको, कि आपको फाइनेंशियल आजादी दिन मनाना है। अच्छा, फाइनेंशियल आजादी दिन मनाना है। हाँ जी। एक तो इंडिपेंडेंस डे हमारा था, हाँ जी, जिस दिन देश आजाद हुआ था। हाँ। और एक दिन वो आजादी जब आप आर्थिक रूप से आजाद हो। हाँ।
तब कोई व्यक्ति फाइनेंशियल आजादी मना सकता है और उसके क्या रास्ते हैं? राइट। सो आजादी दिन जैसे मैंने 7 दिसंबर 2010 से, मतलब मैं आज 15 साल से मैं आर्थिक आजादी दिन मनाता हूँ। अच्छा जी। और मैं व्यूअर को, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बोलना चाहता हूँ, आज ही डिक्लेयर कर दो कि आपका फाइनेंशियल आजादी दिन कौन सा है। और फाइनेंशियल आजादी दिन का मतलब ये है कि मैंने कल से काम करना बंद कर दिया, मेरा लाइफ जो है ऐसा ही चलेगा, मेरे लाइफ में, मेरी लाइफस्टाइल में कोई फर्क आने तो वाला मतलब नहीं आप ये चाह रहे हो कि मेरे अभी जितने व्यूअर हैं यहाँ पे लिखें? हाँ, लिखे। चलिए डिक्लेयर कीजिए, आपका फाइनेंशियल आजादी दिन कौन सा है? आपकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? जैसे 1947 में हमें वो डिक्लेयर हो गया कि भाई हमने, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया और आजादी मिला। लेकिन आज देखो आप, जनरेशन टू जनरेशन लोग गुलामी में है। और आज मैं कैसी, किसकी गुलामी कर रहा हूं? पैसों की, आर्थिक गुलामी। हाँ, आर्थिक गुलामी। अभी 3 चीजों से ही हमें आजादी चाहिए। जो हम लोग लेमैन जो है, जो मोस्ट पॉपुलेशन है, उसको जो है, जो बहुत स्पेसिफिक लोग हैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम लोग जो आम जनता है, मासिस की बात कर रहा है कि उनको 3 ही आजादी चाहिए। एक चाहिए हमें मनी की आजादी, एक चाहिए हमें हेल्थ की आजादी, लाइफ को मुझे बहुत ब्यूटीफुली जीना है तो, और तीसरा चाहिए रिश्तों की आजादी। क्या बात है। अभी ये चौथा आजादी कौन सा होता है? कोई नहीं है आजादी। ये 3 में सब कुछ आ गया। 3 दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त। हाँ, बस। तो ये, और अभी आप मनी ले लो तो मनी 80% है। क्योंकि आपके पास मनी है तो आप पंचकर्मा भी कर सकते हो। हाँ, आप जो भी चाहिए, जो चाहो करवा के आ जाओ। आप जो चाहिए, आप 2 घंटा जिम में सुबह जाओ, पर्सनल ट्रेनर रख दो, शाम को जाओ और आप जुम्बा करो, जो भी करना है आपको करो, नेचुरोपैथी जाओ, पर्सनल हेल्थ कोच रखो। हाँ, मैं जाता हूँ 14 दिन हमारे जो आत्मंथन करके पूना में बहुत ब्यूटीफुल रिसोर्ट है वहां पे, और वेलनेस सेंटर है जहाँ पे तेंदुलकर आता है और सारे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं। तो मैं भी वहां पे 14 दिन ऐसे जाता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ वहां पे। तो और हाँ, तो पूरा चीज में वहां पे तो 14 दिन का होता है। अभी वहां पे वो 14 दिन का 3 लाख का पैकेज है। तो आप 3 लाख वहां पे कब दोगे? जब ही आपको 2 आजादी है, पैसों की भी आजादी है, समय की भी आजादी है। और समय की आजादी कब मिलेगी? जब ही मुझे पैसे की आजादी है। सो मैं 2010 से फाइनेंशियली फ्री हो गया कि मैं लाइफ टाइम तक कुछ भी नहीं करूंगा, तो मेरी बेटियों की जो एजुकेशन है वो भी हो जाएगा। तभी तो मैं 40 की एज का था, तो वो भी हो जाएगा, उसकी शादी भी हो जाएगी, और मेरा जो लाइफस्टाइल जो है वो सस्टेन होगा। तो आज मैं मस्ती के लिए या लाइफ को अपग्रेड, और यहां से भी अपग्रेड करना है, तो पैसा तो अभी बाई प्रोडक्ट है, पैसे के लिए तो काम जो है करना ही नहीं है। तो क्या इस चीज की प्लानिंग हर आम व्यक्ति कर सकता है? सवाल ये है। कोई भी, खाली मनी के लिए एक ही चीज चाहिए, अवेयरनेस। नहीं, बट मनी के लिए तो बोलते हैं लोग, बिना पैसे, बिना मेहनत के तो पैसा आता नहीं है। भाई मेहनत तो करना ही है ना, आपको बलिदान तो देना ही है। लेकिन लोग तो, बलिदान का एक समय होता है ना, यहाँ तो बलिदान देते देखते व्यक्ति का जो है दान हो जाता है। देखो आप जैसे ही अभी समझो कि भाई मैं कोई सिटी में जा रहा हूँ या मैं कोई देश में जा रहा हूँ जहां पे मुझे रास्ता पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम जीपीएस ढूंढते हैं। जीपीएस करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है कि भाई आपको कोई ना कोई चाहिए कि जहां, पहले तो आप डिसाइड कर लो मेरी डेट। सो देखो, पहले वाई क्लियर हो जाता है ना, तो हाउ तो ऑटोमेटिक आ जाता है। होता है। इफ योर वाई इज क्लियर, देन हाउ इज ऑलवेज क्लियर। बट मसला ये है सर, चूंकि एजुकेशन नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है तो जिस डेस्टिनी की आप बात कर रहे हो उस डेस्टिनी का अता पता लापता है। अब जब पता ही लापता है तो व्यक्ति उस पते पे पहुंचेगा कैसे? सवाल ये है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है सर, अवेयरनेस की कमी है लोगों को। उससे भी पहले सर, ऐसा जैसे आज मुझे यहां से कहीं जाना है, तो मैं हियर टू वेयर डालूंगा ना। मैं यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग लोकेशन दूंगा और मेरा एंड लोकेशन दूंगा कि मुझे यहां तक जाना है। करेक्ट। तो आज लोगों ने डिसाइड कर दिया कि मैं स्टार्टिंग जो है, भले मैं 0 पे हूं, आज मुझे नहीं पता है कि भाई आप कहां पे हो, लेकिन आप समझो 0 पे भी हो। और यहां से आपको जर्नी चालू करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक जाना है, फाइनेंशियल आजादी को हासिल करना है, तो आपने डाल दिया मुझे ये तारीख तक। मैंने बोला मैक्सिमम 15 साल चाहिए, और उसकी फॉर्मूला है। चलो अब मैं उल्टा सवाल शुरू करता हूं आपसे।
अब अपन बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल आजादी। हाँ जी। अब अपन थोड़ा उल्टा जाते हैं। हाँ जी। एक व्यक्ति को 15 साल के अंदर फाइनेंशियल आजादी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, पहली बात तो मुझे आप ये बताओ कि एक व्यक्ति अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियल आजादी वाला व्यक्ति कब कह सकता है? उसके पास क्या हो? ओके, अपन उल्टा जा रहे हैं। हाँ जी। विल बिगिन द गेम फ्रॉम द टॉप। यस प्लीज। सो इसके अंदर 10 स्टेजेस है। ओके, तो मुझे 10 स्टेजेस को समझना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई भी काउंसलिंग के लिए आता है या वो बोलता है मुझे फाइनेंशियल आजादी चाहिए, ओके, तो हम लोग उसका पहले तो अभी कहाँ पे है, क्या है, उसका इनकम क्या है, उसके एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो उसके ऊपर पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। ओके, तो वो सिस्टम से समझेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो सिंपल मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। देखो, करोड़पति बनना बहुत ही सिंपल है। क्या बात कर रहे हो आप? उलझन कुछ भी नहीं है, लेकिन आसान चीजें हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आती। आसान चीजें समझ में आती है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे 100 करोड़ करना है तो बहुत मुश्किल रास्ते बताओ। हाँ, नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही है ना कि भाई 100 करोड़ जिन्होंने बनाया है वो बड़े मुश्किल रास्तों से गुजर के बनाया है, नहीं तो हर कोई नहीं बना लेता। और दूसरा तो वो भी सोचता है गलत करके बनाया, गलत करके। बहुत सही कहा आपने। और गलत करके बनाया, और मैं अच्छा आदमी हूँ, हाँ। तो मेरा माइंड तो अलाउ ही नहीं करेगा कि भाई पैसे मैं के बारे गलत में करूं। सोचने का। जब भी मैं मनी के बारे में ऐसी बातें करता हूं, तो मैं लोगों के बहुत सारे मिथ है कि पैसा थोड़ी पेड़ पे आता है। भाई पैसा पेड़ से ही आता है ना, कहाँ से आएगा पैसा? करेंसी जो है, कागज जो है, कहाँ से आए? तो ये तो पेड़ से ही आता है ना। तो ये बहुत सारी, मैं लोगों को जब भी मिलता हूं तो बोला हार्ड वर्क से ही आता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें, और अभी सर ऐसा टाइम चल रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और हम लोग कितने सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं आज कि लोग जो है 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में 100 करोड़, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ की कंपनियों में क्रॉस हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सो आज हम लोग ये सारी बातें देख ही रहे हैं कि लोग कमा रहे हैं, और 10 सालों में, 15 सालों के अंदर लोग बिलियन डॉलर कंपनी बना चुके हैं। इसका मैंने एक वर्ड बनाया है, और आपके जितने भी दर्शक है और आप भी जो सुन रहे हो, सो लकी सबको बनना है। हाँ, लकी भास्कर नहीं, लकी। हाँ, तो ये लक जो है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वो कैसे करें? तो LUCK जब भी मैं लिखता हूं तो ये एक्रोनम हो गया। हाँ। एक्रोनम बनाते हैं इसका। हाँ। तो L जो है स्टैंड्स फॉर लेबर, बराबर है। U स्टैंड्स फॉर अंडर, ओके। C स्टैंड्स फॉर करेक्ट, K फॉर नॉलेज। ओके, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अभी मैंने मेहनत करना चालू कर दिया अंडर करेक्ट नॉलेज। वापिस GPS के बारे में बात करते हैं कि आप यहां से कहीं पे भी 1000 किलोमीटर दूर जाना चाहते हो, आपने वो लोकेशन डालना चालू किया, आपने गाड़ी निकाला, गाड़ी चलने लगा, वो 1000 किलोमीटर गाने सुनते सुनते, मस्ती करते करते, बीच में ब्रेक लेते लेते हम लोग पहुंच जाएंगे। वहां पे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में, और आपको टेंशन नहीं है। जब भी गूगल मैप नहीं था तो हमें कितना टेंशन था, कौन सा रास्ता लूं, 2 रास्ते इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। तो अभी GPS है मेरे पास में। तो ये जब भी हम लोग चालू कर देंगे समझना कि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, तो मनी का भी एक विज्ञान है, मनी का भी एक साइंस है, राइट? तो ये मनी का विज्ञान और साइंस मैंने समझना चालू कर दिया, आप भी लकी बन सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो कोई डिफरेंशिएट करता ही नहीं है। और मुझे लगता है ना सर, कहीं ना कहीं ये चीज लोगों में अवेयरनेस की कमी के वजह से, क्योंकि जब अवेयरनेस नहीं होती तो विश्वास नहीं होता है, Right. और विश्वास नहीं होता तो व्यक्ति एक्शन नहीं लेता है। आप हमेशा जिक्र करते हो ना, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे वो आपका बड़ा फेमस कोट है कि जैसे बचपन में हम खेलते थे ना वो सांप सीढ़ी वाला खेल, तो सांप सीढ़ी के खेल के दलदल में ना आदमी उलझा हुआ है। मैं चाहता हूं थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से बताओ, ये फाइनेंशियल सांप सीढ़ी का खेल क्या है? सो बहुत ब्यूटीफुल है। सो ये जब भी आप सांप सीढ़ी खेलते हो तभी हमें बहुत ही डर लगता है, हमें गुदगुदी होती है जब भी वो सीढ़ी आती है। तो लाइफ भी ऐसा ही है कि हम लोग ने 0 से स्टार्ट सेट किया, 2, 3, 4, 5 सीढ़ी आ गई, और उसके बाद में वापिस सांप आ गया। तो अभी ये सिचुएशन क्या है, तो मेरे पास स्पेशल वो उसके जो है ये है डायस, हम लोग जो डालते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो वो उससे आप खेलोगे
तो सांप आएगा ही नहीं बीच में। अरे वाह। हाँ, तो सांप को आप जंप करते जाओगे, राइट। अच्छा। तो हाँ, तो वो सिचुएशन, तो हमारे लाइफ में सिचुएशन सांप तो आने वाले हैं, कोविड आने वाला है, बिल्कुल बीमारियां आने वाली है, हाँ। मैंने किसी से पार्टनरशिप किया, नुकसान होने वाला है, मैंने कोई जमीन लिया, कोई उसमें से कुछ निकल गया, तो और वहां पे मेरा कंस्ट्रक्शन अटक गया, कुछ भी हो सकता है, होने वाला है। मतलब जिंदगी में सांप तो आएंगे। व्यक्ति हमेशा सुबह उठता है सीढ़ी के एक्सपेक्टेशन के साथ, राइट। जरूरी नहीं कि आज तुम सीढ़ी के एक्सपेक्टेशन के साथ उठ रहे हो, तुमको शाम तक सीढ़ी ही मिले, या जिंदगी सब तक सीढ़ी ही मिले, इस महीने सीढ़ी मिले, इस साल में सीढ़ी ही मिले। सांप की संभावना है, लेकिन सांप आएगा, उसकी तैयारियां मुझे करनी है, उसका जहर मुझे निकाल देना है, करेक्ट, कि उसका इफेक्ट, उसका जो बाइट होगा उसका मुझे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो ये नहीं होने के लिए हमें विज्ञान को समझना पड़ेगा और विज्ञान को अप्लाई करना पड़ेगा। क्या इसका विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान जो है वो सिस्टम है, मुझे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये पिरामिड सिस्टम समझो, फाइनेंस के लिए? हाँ, सो ये विज्ञान जो फाइनेंशियल पिरामिड करके जो कॉन्सेप्ट में लोगों को सिखाता हूं या करवाता हूं, पूरा पिरामिड हम लोग बनवाते हैं। ओके। तो ये पिरामिड जो है ये क्या 4 साइड पिरामिड है। ओके। और ये वर्ल्ड का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो फाइनेंस में भी मुझे जनरेशन वेल्थ को क्रिएट करना है। अच्छा। कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी ये वेल्थ विजडम को लेके चले। तो ये पिरामिड को समझ जो है मुझे डेवलप करनी पड़ेगी, वो हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा कि भाई मेरे लाइफ में जो है फाइनेंशियल पिरामिड स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इस स्ट्रक्चर में कैसे बनाऊं? फाइनेंशियल प्रायोरिटी से। बाद में 3 डायमेंशन ऑफ एसेट्स होने चाहिए, 3 नेचर ऑफ एसेट्स होने चाहिए। तो ये सब करके पिरामिड भी हम लोग ने बनाया है, जो हम लोग क्लाइंट के साथ वो करते हैं। क्या है जरा बता सकते हैं? हाँ, सो ये पिरामिड की सबसे खास बात ये है कि ये हम लोग जो है क्लाइंट को एजुकेट करते हैं। अच्छा। अभी ये क्लाइंट को एक बार मैंने एजुकेट किया तो उसके फंडामेंटल्स बन गए। ओके। राइट। सो जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल पिरामिड स्ट्रक्चर, तो हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे पहले मुझे प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन क्या करना है? मेरा अर्निंग कैपेसिटी का प्रोटेक्शन करना है। ओके। मेरे फाइनेंशियल एनिमीज है, तो वो एनिमीज से बचने के लिए प्रोटेक्शन करना है। सो फाइनेंशियल एनिमी क्या है? राइट। सो फाइनेंशियल लॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस। रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं कि मुझे कौन सा रिस्क मैनेज करना चाहिए। समझो गाड़ी है मेरी, तो मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस ले लिया क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस है। तो जहां पे मुझे फाइनेंस में माइनस हो रहा है, वहां पे मुझे प्रोटेक्शन करना है। तो प्रोटेक्शन मुझे कितना करना है? तो मैं मेरे सेशन में बताता हूं, यहाँ पे आता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उतना मुझे प्रोटेक्शन करना है और 5 टाइप के प्रोटेक्शन मुझे करने हैं। तो पहले मुझे मेरा लाइफ इंश्योरेंस, मेरा टर्म प्लान होना चाहिए और उसका भी मेरा फ्रेमवर्क है, LIFE। अच्छा। तो वो फ्रेमवर्क के हिसाब से मैंने किया तो वो मेरा प्रोटेक्शन हो गया। व्हाट इज लाइफ? सो L का मतलब है लायबिलिटीज। ओके। सो मेरे ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज है, समझो 50 लाख का मैंने घर की लोन ली है, okay. तो ये लायबिलिटी है। और वो कैसे पे हो रहा है? मेरा अर्निंग कैपेसिटी से पे हो रहा है। राइट। सो I का मतलब क्या है? इनकम फॉर डिपेंडेंट। तो अभी मुझे कल कुछ हुआ, क्योंकि सबको डेट ऑफ बर्थ पता है, DOB पता है, डेट ऑफ डेथ नहीं, किसी को नहीं पता है। हाँ, तो ये अभी भी आ सकता है, ये कल भी आ सकता है, 50 साल के भी बाद आ सकता है, किसी को पता नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे मेरे फैमिली के जितनी भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे फुलफिल करके जाना है। सो लाइफ में 2 ही चीज है। सो मैंने जब भी शादी किया तो मैंने मेरे वाइफ को जो है बोला अभी ये फॉर्म पे साइन करो नॉमिनी में। तो एक जो था तो बोला क्या ले रहे हो? मैं बोला टर्म प्लान ले रहा हूं। बाद में दूसरा फॉर्म दिया, बोला ये क्या ले रहे हो? मैं बोला SIP का फॉर्म है, उसमें साइन करो। अच्छा। तो बोला तो ये टर्म प्लान किसके लिए? मैं बोला कम जिया तो ये तेरे लिए। SIP मैं बोला ज्यादा जिया तो ये मेरे लिए। तो ये जो वंडरफुल। तो ये सारी जो चीजें है ये बहुत फंडामेंटल्स है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो नहीं पता है, तो मुझे उतना प्रोटेक्शन करना है मेरा। बाद में मेडिक्लेम, तो अभी मेरे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और आज इंडिया का सर्वे है 5% लोगों के पास ही राइट मेडिक्लेम है। अभी ये राइट मेडिक्लेम और मिडिल क्लेम में क्या फर्क है? सो राइट मेडिक्लेम क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल आज 12 चीज मेडिक्लेम में होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि भाई आज मेरा कोई रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए। अच्छा। सो मेरा रूम रेंट लिमिट हो गया है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
और मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर दूसरा पॉडकास्ट हम लोग करेंगे, अलग से हाँ। सो ये 12 चीज जब भी मेडिक्लेम में नहीं होता है तो मुझे फुल क्लेम मिलता है। नहीं तो क्या होते हैं कि भाई काफी कुछ वहां पे क्लोजेस है, और आज लोग क्या ढूंढते हैं, चीपेस्ट मेडिक्लेम जाके वहां पे वेबसाइट में डालेंगे, हाँ, मतलब जिससे फॉर्मेलिटी हमें करना है कि भाई हमारे नाम पे मेडिक्लेम होना चाहिए, मेडिक्लेम होना चाहिए। अगेन उस मेडिक्लेम में तुमको क्लेम कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो भी हम नहीं चेक कर पाते। सही बात तो वो 12 चीजें, और सर इतना अच्छे अभी मेडिक्लेम अच्छा, थोड़ा मैं चाहता हूँ ना एक बार फटाफट हमें दर्शकों को बता दीजिए कि 12 चीजें होती क्या है, वन बाय वन। एक हो गया रूम का आपका, हाँ, सो एक तो हो गया रूम रेंट लिमिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूम रेंट लिमिट के हिसाब से क्या होता है, आपका प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अभी मैंने 10,000 के रूम में गया और मेरा 5 लाख का मेडिक्लेम है, 1% ऑफ सम एश्योर्ड अलाउ है, तो 5,000 ही अलाउ है, तो बाकी 50% तो तुमको पे करना पड़ेगा। हाँ, 50% खाली रूम का नहीं, हाँ, मेरा प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, हाँ, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो बाकी के जितने भी 5 लाख का मेरा है तो 2.5 लाख आएगा। ओह माय गुडनेस। सो पहला तो मेरा रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया है क्यूमुलेटिव बोनस। और उसके साथ भी उसके ऊपर भी एक आया गया है इन्फिनिटी बोनस। अच्छा। ये इन्फिनिटी बोनस क्या करता है, तो मैंने आज 10 लाख का पॉलिसी निकाला, एवरी ईयर मैं रिन्यू करता जाऊंगा, उसमें 10-10 लाख ऐड होते जाएंगे। अब तक के पॉलिसी जो है आपका 5 साल पुराना पॉलिसी है, 10 साल देख लो, उसमें 50% मैक्सिमम बोनस ऐड होगा। तो 10 लाख का पॉलिसी है तो 5 लाख और ऐड होगा, और उससे भी आपने अच्छा लिया है तो 10 लाख मैक्सिमम, तो 20 लाख की पॉलिसी बनेगी। लेकिन 10 लाख की आज आपने इन्फिनिटी बोनस वाली पॉलिसी ली तो 10 साल के बाद 1 करोड़ की होगी, 20 साल के बाद 2 करोड़ की होगी। तो वैसे तो उसके इन्फ्लेशन सील्ड बोलते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि मेरे अंदर। तीसरा, को पेमेंट। को पेमेंट नहीं होना चाहिए 75-25, 70-30, 70% कंपनी देगी, 30% मैं भरूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप मेडिक्लेम करवा रहे हो तो 100% पेमेंट शुड बी फ्रॉम कंपनी ओनली, कंपनी ओनली। क्योंकि लोग सस्ता करने के लिए क्या करते हैं कि को पे ले लेते हैं, तो उससे प्रीमियम कम हो जाता है। हाँ, तो हम लोग जब भी ये सारी चीज पढ़ते नहीं है ना, जब भी साइन करते हैं तभी हम लोग तो ये देखते हैं कि भाई ये 4 कंपनी है, इसमें से सस्ता कौन दे रहा है। अभी सस्ता तो कोई इजी तो कोई किसी ने कोई ऐसे खोला तो नहीं है, सब लोग कमाने के लिए तो उन्होंने वो बेनिफिट वहां से निकाल दिया, जिसके वो चार्ज ले रहे थे वो नहीं ले रहे। बाद में आयुष होना चाहिए। आयुष का मतलब क्या है, मुझे ऑल्टरनेट थेरेपी में जाना है, आयुष हॉस्पिटल होती है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट मुझे चाहिए तो मुझे वो मिलेगा, मुझे यूनानी चाहिए तो वो मिलेगा, मुझे सिद्धि चाहिए तो वो मिलेगा, नेचुरोपैथी चाहिए तो वो मिलेगा। तो वैसे उसमें ये रहता है अप टू सम एश्योर्ड। तो मेरे को वो देखना है कि मुझे सम एश्योर्ड वो मिलेगा कि नहीं, आयुष है कि नहीं है। हाँ, आयुष है कि नहीं। अच्छा। बाद में मुझे एयर एम्बुलेंस मिलना चाहिए उसके अंदर। आज रोड एम्बुलेंस एंड एयर एम्बुलेंस 2 अलग अलग चीजें हैं। ये सारी चीजें मुझे कवर होनी चाहिए। मुझे लाइफ लॉन्ग मेरी पॉलिसी रिन्यू होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग मेरी पॉलिसी रिन्यू होनी चाहिए। मेरे पॉलिसी के अंदर बूस्टर होना चाहिए, बूस्टर एंड रिफिल, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो मैंने 25 लाख की पॉलिसी ली है, और मैंने समझो मेरा अप्रैल में मेरा पॉलिसी जो है मैंने निकाली है, और मार्च में खत्म हो रहा है, तो 25 लाख मैंने मई में खत्म कर लिया, तो वापस रिफिल हो जाता है। अच्छा। तो ये मेरे पास और उसके भी अंदर सर ऑप्शन होते हैं कि लिमिटेड रिफिल, अनलिमिटेड रिफिल। वाओ। तो ये मतलब मैं सोच रहा हूं कि केवल एक सब्जेक्ट आपने उठाया, मेडिक्लेम। हाँ, यही इतना वास्ट है। हाँ, बहुत वास्ट है सर, और ये इतना जरूरी है। और सोचो, अभी आज समझो कि भाई मुझे परमिशन है तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ। स्नेह सर का मैं मेडिक्लेम देख रहा था, क्योंकि अभी हमारा जो रिव्यू करने का टाइम था, मैं देख रहा था, और वो आधे दिन तो इंडिया के बाहर रहते हैं। सही बात है, बराबर है, और इंडिया के बाहर ही रहते हैं, साल में 6 महीने बाहर ही रहते हैं। हाँ। मैंने देखा कि उनका पॉलिसी जो है बहुत छोटा है, और उनका जो लेवल है वो बहुत बड़ा है। तो उनको कितने की चाहिए, तो मैंने उसको 6 करोड़ का मेडिक्लेम दिया। 6 करोड़ का मेडिक्लेम दिया, और वो ग्लोबल दिया। तो वो और शिवांगी मैम दोनों कवर है उसके अंदर, और 6 करोड़ का मेडिक्लेम है। तो सर को तो ऐसा लगा 6 करोड़ के लिए शायद 6 लाख तो देना पड़ेगा, 1% ऑफ सम एश्योर्ड, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। 1,02,000 उसका पे आउट आया।
1,02,000 1,02,000 में उनको 6 करोड़ का कवर मिला। अभी हम लोग देखते हैं, देखो राइट इन्वेस्टमेंट क्या होता है या राइट मेडिक्लेम, जो वर्ड आपने जहां से उठाया है हम लोग ने कॉन्वर्जेशन, तो ये उनके लिए राइट मेडिक्लेम है। क्योंकि मेडिक्लेम कब बाई करना चाहिए? तो मेडिक्लेम तब बाई करना चाहिए जब भी आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी जरूरत है कोई आपको मेडिक्लेम देने वाला नहीं है। आदि राइट। अभी कोई ऑलरेडी आज कोई बीमारी से सफर हो रहा है और बोला मुझे मेडिक्लेम दो, नहीं देगा। हाँ, अभी हमारे ऑफिस में ही 36 एज में एक आदमी को फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, 0 मेडिक्लेम। वही यही ऑफिस में काम कर रहा है जहां पे हम लोग डे एंड नाइट उसकी बात कर रहे हैं, और उसका कोई मेडिक्लेम नहीं है। वाह। तो मतलब मेडिक्लेम उनको करवा लेना चाहिए जो अभी अपने आप को हेल्दी मान रहे हैं। हाँ, जिसको आज जरूरत ही नहीं, उसको लगता है मुझे इसकी क्या जरूरत है। पैराशूट की कब जरूरत होती है? हाँ, मास्क, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा क्यों बताते हैं? हर फ्लाइट में आप जाते हो, बोला क्यों बोर कर रहे हो? ना बोलना चाहिए ना उसका, ये इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हो? तो उसका मतलब है आप सीट बेल्ट क्यों पहनते हो? सीधी सी बात है, घटना होने से पहले घटना की तैयारी करके रखना चाहिए। सही बात है। और ये तो सबसे बड़ा किलर है। आज आप बैंकरप्सी के रीजंस भी देखोगे तो सबसे फर्स्ट रीजन आता है बीमारी में लोग बैंकरप्ट। और इंडिया का सर्वे कहा जाता है 70% पॉपुलेशन एक बीमारी दूर है गरीबी रेखा के नीचे जाने से। जस्ट वन स्टेप अवे, जस्ट वन एक बीमारी आया, एक कोई जैसे मेजर 3 बीमारी। इडियट आपने देखा ना? हाँ, तो 3 इडियट में जो वो राजू रस्तोगी का जो पापा थे, वो जो बेड में थे और वो जो सिचुएशन वहां पे दिखाई कि भिंडी के भी भाव बोले जा रहे हैं वहां पे, पनीर के भी भाव बोले जा रहे हैं वहां पे, बिल्कुल सही बात। और एक बेटी वहां पे है, बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, तो वहां पे उसको पैरालिसिस हो गया। आप गुजारिश मूवी देख लो जहां पे ऋतिक रोशन का मूवी है, तो पैरालाइज, ऊपर से नीचे एक करते गिरा, नीचे का पोर्शन पूरा पैरालाइज हो गया। अभी आपके पास बॉडीगार्ड नहीं है, आपने देखा वो मूवी में भी दिखाते हैं संजय लीला बंसाली कि सब कुछ बिक जाता है। साधारणतः बहुत सारे परिवारों में ये चीज हुई है। अभी एक मूवी लेटेस्ट है, मैं आपको रेकमेंड करता हूं देखने के लिए सब व्यूअर को, कि अनुपम खेर का अभी मूवी आया है और ये जी सिनेमा में भी है, मींस G5 पे भी है, द सिग्नेचर। ओके। अभी ये द सिग्नेचर मूवी में क्या दिखाते हैं, तो फादर रिटायर्ड है, मदर अभी पूरा लाइफ इतना काम किया, चलो घूमने के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे मदर कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब उसकी वाइफ कोलैप्स हो जाती है और वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। सिग्नेचर, द सिग्नेचर का मतलब क्या है, अनुपम खेर का घर है और वो सिग्नेचर मांगता है बेटे से एनओसी पे कि तू सिग्नेचर कर तो मैं घर बेच के वाइफ का मतलब मदर का ट्रीटमेंट करूं। बेटा ना बोलता है, ओह माय गॉड, वो बोलता है वेंटिलेटर निकाल दो। अभी ऐसे भी ये बचने वाले नहीं है, इतना टाइम हो गया। तो सिचुएशन देखो, ये आज हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं, हमें एजुकेशन पॉइंट से देखनी चाहिए। बागबान हमें एजुकेशन पॉइंट से देखना चाहिए कि अमिताभ बच्चन को रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया होता, जो आजादी का प्लानिंग नहीं किया होता, फाइनेंशियल आजादी का प्लानिंग उसने, तो उसकी सिचुएशन क्या हुई। और आजादी का प्लान तो वो कभी लेना उसको पड़ता ही नहीं किसी से। वो दोनों को जो एक 40वां सालगिरह दिखाते हैं, और मेरा तो फेवरेट मूवी है और मैं जितनी भी बार मैंने देखा मैं रोया, बोला ये क्या मीन्स सिचुएशन। सारांश मूवी देखो, तो ये सारी मूवी में ये सारी सिचुएशंस है। तो एक बीमारी खाली आपको जो है, और हम लोग तो एवरीडे देखते हैं कि फैमिली कैसे सफर होती है। और आज मुझे पूछोगे आप रोज सुबह क्यों उठते हो, मैं लोगों को आजादी दिलाने के लिए उठता हूं। भाई आजाद हो जाओ। और मेरे पास तो जो जो आते हैं, अभी मैं आपको मेरा मोबाइल खोल के दिखाऊं, 1-1 करोड़ का पॉलिसी सर 15,000 में मिलता है। अच्छा? मेडिक्लेम का मतलब वो एज छोटा है, मतलब एज बढ़ता है तो वो अलग बात हो मतलब जिस जाती टाइम है। पे आपको बीमारी ना हो उस टाइम पे अगर आप चीजें ले लो तो बहुत ऐसा लोगों को लगता है बहुत महंगा है। कुछ महंगा नहीं है। आप देखो, आप रिसर्च करो, और ऐसे अच्छी अच्छी पॉलिसियां है जहां पे कि वहां पे आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो। ग्रेट। ये तो बात हो गई हमारी थोड़ी बहुत आपने की इंश्योरेंस की। मैं तीनों सब्जेक्ट कवर करूंगा। अब मैं दूसरा सब्जेक्ट आगे आ जाता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग से ही एक व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट क्यों होना चाहिए और क्यों उसे
इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राइट। अभी आज हम लोग देखते हैं तो हम लोग वॉरेन बफे को मानते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट King of वर्ल्ड का investments. गुरु है, Yes, और आज 90 के एज में, 90 प्लस एज में बिलियंस में उसका एसेट्स है। correct. और लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट चालू किया एट एज 11, Hmm. और उसका आप थोड़ा रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, तो उसको पूछा गया आपका लाइफ में रिग्रेट क्या है, तो वो बोलते हैं कि मैंने लेट चालू किया। अच्छा, 11 साल से पहले कर लेना चाहिए। हाँ। बाप रे। सो हम लोग तो कहाँ पे तो इतना वेल्थ, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का गेम है। जब भी हम लोग कंपाउंडिंग बनाएंगे, तो मैं बोलता हूँ 100 करोड़ करना, क्योंकि मेरा एक क्लब चलता है सर, 0 to 100 करोड़। वाह। तो 100 करोड़ क्लब चलता है, और मैं उसमें लोगों को कन्विक्शन देता हूं कि 100 करोड़ पॉसिबल है। ओके। 100 करोड़ आसानी से हो सकता है, खाली सिस्टम। मैं आपको इसमें एक फॉर्मूला देता हूं, 15 + 15 + 15 = 100 करोड़। नहीं, बट ये तो 45 हुआ। हाँ, सो ये कैसे हुआ? तो मैं 15,000, आज 15,000 का मैंने समझो SIP किया, और उसमें मैंने 15% का रिटर्न, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, मैं खाली समझने के लिए कि 15 जो अभी हमें रोलिंग रिटर्न भी इंडेक्स में मिल रहा है, तो 15% मैंने रिटर्न लिया, तो मेरा 15 साल के बाद पहला करोड़ बनेगा। ओके। तो 15, अभी दूसरा 15 साल, तो 1 करोड़ का कितना बनेगा? तो वही मैंने गेम चालू रखा, तो 10 करोड़ बनेगा। तो 30वें साल पे मैं 10 करोड़ पे आया, राइट। अभी 10 करोड़ का लास्ट 15 साल में कितना बनेगा? तो कि 100 करोड़। तो मतलब आप ये कह रहे हो, जो मैं सिंपली समझ पा रहा हूँ, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, कि 15,000 रुपया अगर आप 15 साल तक करते हो तो आपका 1 करोड़ बन जाता है 15% IRR के हिसाब से। Am I right? और यही चीज अगर आप एक बार और रिपीट कर लेते हो उस 1 CR को आने वाले 15 साल तक, तो 15 + 15 हो गया तुम्हारा 30 साल, राइट? और ये हो जाता है आपका 10 करोड़। और जो तीसरा 15 साल है आपका, अगर इस 10 करोड़ को इसी वे में अगर आप कर लेते हो तो हो जाता है तो 100। आपका 100 करोड़। मतलब 15,000 इन्वेस्ट करके भी आप 100 करोड़ तक जा 100 करोड़ तक जा सकते हो। वाह। अभी ये तो सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन लोग देखो, लोग क्या होते हैं कि भाई इतना किसके पास, किसने इतना देखा, पेशेंस कहाँ है? किधर पेशेंस है, कैसे, किसने देखा है 45 इयर्स, ये कौन? सारी। हाँ, सही बात है। हाँ, तो ये सारी इसीलिए लोगों का होता नहीं है। बट एक बात बोलूं सर, जीते उसी के लिए है कि मैं जीऊंगा 100 साल तक। आप किसी भी इंसान से पूछो, हाँ, वो ये बोला, अबे इन्वेस्ट की बात करो तो वो बोलेगा, अरे भैया कौन देखा है यार, कल चले गए। लेकिन उस बंदे से बोलो तू कल मरने वाला है, बोलेगा नहीं नहीं क्या बात कर रहा है यार, मैं तो 100 साल तक जीऊंगा। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत हो गया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, समझो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आज का जनरेशन जो है वो क्या कर रहा है। तो समझो कि भाई आज समझो मैं घर पे गया, और मैंने घर पे देखा तो वहां पे मेरी वाइफ जो है थोड़ी टेंशन में थी, और वहां पे वो जो है वहाँ जहाँ से पानी ड्रेनेज है वो पूरा चौक हो गया, राइट। सो वो किसी को बुलाती है, और वो बुला के फटाफट वो 10 मिनट में आ जाता है, और वो क्लीन कर देता है उसको। बोलता है कितना रुपया देने का? बोला 500 रुपया। तो बोला पागल हो गया है कि भाई तूने 10 मिनट काम किया, उसका 500 रुपया होता है? तो वहां से मम्मी आई, और मम्मी ने देखा, बोला क्या चल रहा है? तो बोला कि भाई ये इसने काम किया और उसका 500 रुपया ये मांग रहा है। तो मम्मी ने बोला 500 रुपये का थोड़ी काम होता है, ये 20 रुपये का काम है, 30 रुपया तू और दे दे, और 50 रुपया उसको टिप दे दे, मतलब टोटल 50 रुपया दे दे। उसमें से बच्चा आता है, राइट, डॉटर आती है और बोलती है क्या हुआ? तो बोला ये सिचुएशन था, तो 500 रुपया। तो बोला 500 रुपया दे और 50 रुपया ऊपर से टिप दे। वाह। ये आज का जनरेशन है। तो अभी तीनों जनरेशन आप देखोगे तो फर्स्ट जनरेशन मेरी मदर जो आज 77 ईयर है, वो 50 रुपया बोल रही है। मेरी वाइफ जो है वो 200 रुपया बोल रही है कि भाई 200 रुपया मैक्सिमम हो सकता है। और मेरी आज डॉटर जो है वो बोल रही है 500 रुपया कि भाई 550, तेरा तो इतना तकलीफ था, कुछ तू काम नहीं कर पाएगी, ये वो सारा सब ड्रेनेज जो है वो चौक हो गया है। तो ये तीनों जो है, तो आज का जनरेशन जो है किस में बिलीव कर रहा है? पहले आमदनी आए कि पहले खर्चा आए? तो आज देखोगे कि भाई आज जो 50-60 में लोग हैं, उनके पास ओप्पो वीवो रहेगा, लेकिन उसके बच्चों के पास आईफोन रहेगा। बिल्कुल सही बात है। सो ये सारी जो चीजें जो है, स्पेंडिंग इकोनॉमी में हम लोग जी रहे हैं। तो इतना सारा स्पेंड हम लोग कर रहे हैं, माइंडसेट ऐसे बढ़ रहा है।
जोमेटो है, स्विगी है, सबने लाइफ इजी कर दिया है। ओला है, उबर है, आप नीचे उतरो उससे पहले तो गाड़ी खड़ी है नीचे। 100% सर। तो इससे 100%। क्या होता है, लोगों के पैसे बचते नहीं है। और मल्टीप्लाई तो छोड़ो, ये सारी बातें तो सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैसा जो है आर्थिक आजादी पाने के लिए सिंपल स्टेप्स क्या फॉलो करना चाहिए लोगों को? सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम लेमैन लैंग्वेज में आ जाना एकदम चाहिए। लेमैन। हाँ। आप 100 रुपया कमाते हो तो हाँ। एक फॉर्मूला यूज करो। हाँ। 30 10 30, तो 30 30 10 10 30 70। 30, सो 30 10 30 30। सो आज 10,000 किसी ने कमाया। हाँ। तो 10,000 का ये डिस्ट्रीब्यूशन के मैं से होगा। समझ गया। 3,000 रुपया जो है बेसिक एक्सपेंसेस, 3,000 रुपए बेसिक एक्सपेंसेस। 10,000 रुपया आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। ओके। मॉल में जाओ, मूवी देखो, सिकंदर आता है, 30 सिकंदर plus 10 देखो। 40 30% मैक्सिमम EMI, मैक्सिमम EMI। बाइक लो, जो भी करना है करो। ओके। एंड 30% कंपलसरी इन्वेस्टमेंट, कंपलसरी डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट। 15 साल में आप फ्री। क्या बात कर रहे हो आप? 15 साल में 30 10 30 30 15 साल में आप फ्री, पक्का? फाइनेंशियली फ्री। मतलब फाइनेंशियल आजादी जिसकी आप बात करो मिल जाएगा। हाँ जी। उसके बाद आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, फिर आप शौक से काम करो। शौक से काम, जो आज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पैसा साथ में काम करे, मनी एट वर्क है। मतलब आप ये कह रहे हो कि 10,000, अगर आपका बजट 1 लाख का है, अर्निंग आपकी 1 लाख रुपए अभी है, हम लोग तो जो उसको divide 10 कर दो। स्टेज बोल रहे हैं, 10 स्टेज टू फाइनेंशियल आजादी, 10 स्टेजेस होते हैं। मेरी डॉटर जो है 26 साल की है सर, वो आज 7 स्टेज पे। माय गुडनेस। तो उसने कब शुरू किया है? उसने चालू किया 19 की एज से। बाय द एज ऑफ 19, मतलब 6 साल के अंदर भी। हाँ। 7वें साल में है। हाँ। वो 7वें साल में अभी 7वें स्टेज उसका पे है वो। बेनिफिट क्या हो गया, उसको एक्सपेंस है ही नहीं। तो उसके पास जो भी पैसा आता है, जैसे ही उसको विजडम आया मनी का, तो जैसे ही उसके पास पैसा, एक 21 से उसने कमाना चालू किया, तो मेन इनकम स्ट्रीम उसकी 21 से चालू हुई। तो ये सारा चीज उसने बचत की, तो आज वो 7 स्टेज पे है। अभी वो 2 स्टेज दूर है, जहां पे उसको जो है, इसके पास बेसिक सर्वाइवल भी एक्सपेंस हो गए, लाइफस्टाइल भी एक्सपेंस हो गया। और 36 में वो डिक्लेयर कर देगी कि भाई आई एम फाइनेंशियली फ्री। उसने, मैंने जैसे ही बताया, उसने डेट डाल दिया था। तो मैं 40 में हुआ, वो 36 में होगी। सो बाय द एज ऑफ 36 ही विल फाइनेंशियली फ्री। राइट। और आप अमेज़न पे जाओगे, जानवी धाबलिया नाम टाइप करोगे, तो उसकी बुक आएगी, फाइनेंस से 21। वाओ। वो टीनेजर्स को या 21 के एज को सिखाती है कि किस तरीके से आजादी को हासिल करना। मैं चाहूंगा कि दर्शक ये चीज जरूर देखो, खासतौर पे अपने बच्चों को बताएं। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट है, अब मैं थोड़ा बहुत बेनिफिट उठा ही लूंगा आपसे। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के यूथ को? आईफोन, पार्टी, क्लब, महंगी रेसिंग वाली बाइक, इस पे खर्चा करते हैं। आप क्या क्या कहना चाहोगे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट उनको करना चाहिए? अगर वॉरेन देखो, बफेट 13 साल की आपको उम्र में, 11 साल की एज में लाइफ उन्होंने टाइम, आप लोग को लाइफ टाइम लाइफ को एंजॉय करना है। करेक्ट। आज मैं भी पार्टियां करता हूँ, आज मैं भी आईफोन यूज करता हूँ, मैं एयरपोर्ट यूज करता हूँ, मेरा मोबाइल निकाल, मीन्स लैपटॉप निकालोगे तो मेरा मैक का जो है एयरबुक है। तो ये सारी चीजें आज मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन ये सारे कोई भी EMI पे नहीं है। वाओ, 100% पेमेंट। 100% कुछ भी EMI पे नहीं है। तो आपको प्लान करना है, तो आपको लाइफ टाइम तक हफ्तों में मरना नहीं है और जीना है, तो आपको जो है फॉर्मूला तो यूज करना ही है। और पहले इनिशियल ईयर में सेक्रीफाइस तो करना ही है आपको। हाँ, मतलब अगर जिंदगी भर नहीं रोना चाहते हो तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो। सो बोलते हैं ना, आज पसीना बहा लो, नहीं तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। कल आंसू बहाने पड़ेंगे और परसों खून। हाँ। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। मतलब टीवी के 5 ऐड में से 3 ऐड तो इसके ही होते हैं। कितना सही है? सर सब कुछ सही है। देखो, रिस्क कहाँ पे है, जहां पे मुझे समझ में नहीं आता। बट वैसे भी कहाँ समझ में आता है? अगर म्यूचुअल फंड में मैं कुछ पैसा लगाता नहीं, हूं तो मुझे इसीलिए क्या देखो, पता? आपको आज अर्जुन को क्यों कृष्ण चाहिए था? अर्जुन को लड़ने के लिए तो आ ही रहा था। तो आज हमें क्यों आचरेकर चाहिए, कोई मेंटर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें डिसिप्लिन करना है। नहीं तो आज हम लोग डिसिप्लिन नहीं हो गया। आप आज कोई भी जाता है जिम में, तो वो क्यों PT रखता है? क्योंकि हमें डिसिप्लिन करता है। जहां पे हम लोग थक जाते हैं, वहां पे वो स्टार्ट करता है। तो उसके लिए, वो डिसिप्लिन करने के लिए कोई हमें चाहिए। इनिशियल लेवल पे इसका मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो SIP इज द बेस्ट मॉडल फॉर देम। क्या आप सजेस्ट करते हो? ऑफ कोर्स,
उसको निफ्टी बिकॉज हमें 50 पता में नहीं है निफ्टी 50 क्या होता है, हमें पता नहीं है सेंसेक्स तो क्या होता किसी है। का गाइडेंस ले लो ना कोई गाइड करने वाला होता ही है। आप किसी का गाइडेंस ले लो भाई, किस तरीके से आप पहले सर्च करो, जैसे आप डॉक्टर को ढूंढते हो, कोई भी जगह पे जाके तो आप कोई एक्सपर्ट कोई जानता है, कोई आपको समझता है, आपके निगाहों में कोई है, तो वो आप कर सकते हो। चलो महीने के मेरे पास 5,000 रुपए, मैं एक लेमैन लैंग्वेज की तरफ से पूछ रहा हूँ, महीने के मेरे पास 5,000 रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप मुझे क्या एडवाइस करोगे, मुझे क्या करना चाहिए? अभी मुझे गोल बनाना है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अच्छा, तो वो गोल के हिसाब से गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ओके। सो मेरे शॉर्ट टर्म गोल है, तो भाई मुझे यहाँ से नजदीक में ही जाना है, तो मैं थोड़ी फ्लाइट लेने वाला हूँ, सीधी बात है। मैं ट्रेन से चला जाऊंगा या मैं बस से चला जाऊंगा। तो गोल के ऊपर पूरा फ्रेमवर्क डिपेंड करता है। ओके। सो हम लोग एक एक्सेल सीट को प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारा सब कुछ आ जाता है। ओके। कि आपको 0 to 3 years है तो आपको क्या करना है, आपको 3 to 6 years है तो आपको क्या करना है, कौन से फंड में डालना चाहिए, कौन से चीज में डालना चाहिए। तो ये सारा चीज वहां पे सब कुछ ऑटो कैलकुलेटर्स है सारे, ऑटो कैलकुलेटर्स में आ जाता है। हाँ 6 to 9 years है तो क्या करना है, 10 years 9 years एंड प्लस है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हो, तो उसमें क्या करना मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि फ्यूचर में मैं सर के साथ में और डिटेल में इस टॉपिक पे बात करूं और आप तक ये सारी चीजें पहुंचाऊं। बहुत कुछ हमने कवर किया, हमने आपकी जर्नी कवर की, हमने कवर किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम क्यों जरूरी है। सर बीच में एक बात, हाँ, लास्ट जो मैसेज आपने पूछा था, हाँ, मैं बोलता हूँ कि भाई आप 100 करोड़ के सोचने पे मजबूर हो जाओ। 100 करोड़ का 100 करोड़ सोचो, पोर्टफोलियो। मेरा नेटवर्थ होना चाहिए, नेटवर्थ का मतलब है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। करेक्ट। और ये आप सोचने पे चालू कर दो, राइट, और बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा सब कुछ। और आप जो क्रिएटिव प्रोसेस है, आस्क बिलीव रिसीव, आप आस्क करो, बिलीव एंड रिसीव, बिलीव करो कि मैं 100 करोड़ करने ही वाला हूं। करेक्ट। और उसके जीपीएस है, राइट, सो उसका जीपीएस आप यूज करो। और आपको देखो, मैं ऑलवेज बोलता हूं मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो है जो अपने घर से निकलते ही नहीं। वंडरफुल। तो 100 करोड़ के लिए निकल जाओ घर से, आजादी के लिए निकल जाओ घर से। हमारे वालों ने तो अपना खून बहाया, कम से कम अपना पसीना। और दूसरा में बहुत ब्यूटीफुल मेरा फिलॉसफी है, मैं बोलता हूँ मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। क्या बात है। लेकिन कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है साहब, ये गलत बात है। अद्भुतम। तो कोशिश तो करते हैं, होगा नहीं होगा। और 100 करोड़ की जर्नी में 25 करोड़ भी बन गए तो क्या फर्क, बुरा क्या है। 50 करोड़ भी बन गए तो आसमान का हमने लक्ष्य लिया था, कम से कम खजूर तो पहुंचे। साला खजूर का लक्ष्य लेके 25 करोड़ भी बहुत है। मैं तो सोच ही नहीं रहा था। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो यही सोच रहा था कमाऊंगा खाऊंगा, कमाऊंगा खाऊंगा, खत्म करूंगा। नहीं, हम 99% लोग यही जिंदगी तो जी रहे हैं साहब। सो मैं तो सब लोगों के, इसीलिए मैं पॉडकास्ट करता हूं कि भाई सबके पास, जितने मैक्सिमम लोगों के पास ये जा सके और लोग वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं 100 करोड़ पॉसिबल। लवली, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। समय को ध्यान में रखते हुए, वैसे मनी इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि उसके ऊपर हम लोग कई घंटों पॉडकास्ट कर सकते हैं। और मैं कितने लोग चाहते हो चैट बॉक्स में जरा बता देना आप मेरे को कि हम लोग इस चीज को, इसका पार्ट 2 लेके आए, इन टॉपिक्स के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर इन डिटेलिंग में और डिस्कस हम लोग आपसे करें। लेकिन थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। आपकी फ्लाइट का समय हो रहा है, अदरवाइज इस पॉडकास्ट को हम थोड़ा सा और लंबा करते थे। बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे पूरा यकीन है कि आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ इंसाइट्स हमारे दर्शकों को मिला होगा, इस कमिटमेंट के साथ में कि फ्यूचर में हम जरूर इन टॉपिक्स पे और दीपक सर को लेके आएंगे और डिटेल में हम लोग बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी उम्मीद के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात, तब तक दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय भारत।